वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी फिफ्थ सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स का सिलेबस अपलोड कर दीजिए। तो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में भी एक प्रकार से दो पेपर होंगे आपके, बीए फिफ्थ सेमेस्टर में और बीए सिक्स सेमेस्टर में भी दो पेपर होंगे। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं हमको बीए में फिफ्थ सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इसकी गणित समझ लेते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की कुछ। देखिए यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर पहला, थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर दूसरा और तीसरा, ये तीन पेपर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। पहले पेपर का आपके नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं आर्थिक वृद्धि और विकास। तो इसको आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, यानी इस पेपर का हम लोग आज सिलेबस देखेंगे कि आखिरकार इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसके बाद में जो पेपर आपका 2 है, पेपर 2 में आपको चूज करना होगा कि आपको एक प्रकार से कौन सा पढ़ना है। देखिए ऑप्शनल पेपर है ये, ऑप्शन मतलब आपको चूज करना है। पहला ये तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स आप पढ़ो दूसरे पेपर में, और चाहे आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ो। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आपको चाहे पर्यावरणीय अर्थशास्त्र पढ़ो और चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पढ़ो, दोनों में से केवल एक ही आपको पढ़ना है। तो आप एग्जामिनेशन जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा, तो इन दोनों में से केवल एक ही चूज करना है, और ये सेकंड पेपर होगा आपका। फर्स्ट पेपर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, यानी आर्थिक वृद्धि और विकास का। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम आर्थिक वृद्धि और विकास के सिलेबस के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में जब अब इकोनॉमिक्स का वीडियो आएगा तो उसमें हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अर्थात हम चर्चा कर लेंगे दोनों के सिलेबस के बारे में, लेकिन उन दोनों में से आपको पढ़ना एक ही है, यानी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में से आपको एक ही पढ़ना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो तीसरा यहाँ पर आपको दिया गया है फिफ्थ सेमेस्टर में, एलिमेंट्री स्टैटिक्स बेस्ड प्रोजेक्ट, मतलब है ये आपका प्रैक्टिकल होता है। इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट आपको बनाना है, तो ये एक प्रकार से आपका प्रैक्टिकल होता है जो आपके कॉलेज पे। बाकी सिक्स सेमेस्टर में आप देखिएगा इसमें भी आपको दो पेपर होंगे, एक तो इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश आपको पढ़ना है पेपर 1 के अंतर्गत सिक्स सेमेस्टर में जब आप पहुंचेंगे। और ऑप्शनल पेपर में यानी पेपर 2 में आपको दो एक प्रकार से खंड होते हैं, तो उनमें से केवल एक ही खंड आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि दो पेपर में से केवल एक ही चूज करना है। ये भी ऑप्शनल है, जैसे एनी वन मतलब एक ही चूज करना है। एक तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ो चाहे आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आप पढ़ो। ठीक है, तो इनमें से केवल एक ही पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आप देखिएगा यहाँ पर ये आपका प्रैक्टिकल वाला है, प्रोजेक्ट वाला। तो इस प्रकार से फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में इस प्रकार से आपको पढ़ना है, यानी थर्ड ईयर में इस प्रकार से पढ़ना है, और इस प्रकार से आपका सिलेबस समाप्त होगा। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है उसमें क्या क्या आप जो है देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमको पढ़ना क्या है भाई, हमको पढ़ना है आर्थिक वृद्धि और विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये आपका आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसी सिलेबस पर हमको पढ़ना है पेपर 1 का इकोनॉमिक्स। पेपर 1 बीए थर्ड ईयर का ये सिलेबस है फिफ्थ सेमेस्टर का, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब आर्थिक वृद्धि और विकास। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सिलेबस आपका कौन सा है, देखिए यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आपको दिया है। देखिए यहाँ पर आपको 25 और 75, यानी कि यहाँ पर 100 नंबर का ये पूर्णांक पूरा है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो इकोनॉमिक्स में है वो 40 नंबर है। मतलब अगर 100 में से आपको 40 नंबर मिलता है तभी आप पास किए जाओगे, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको बैक पेपर देना होगा फेल हो जाएंगे तो इस प्रकार से आपको 40 नंबर यहाँ से लाना ही पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है आपको, ठीक है, यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे तो आर्थिक वृद्धि और विकास में खास करके आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दिया है। अच्छा, कुछ विश्वविद्यालय से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पार्ट 1 को पेपर 1, पार्ट 2 को पेपर 2 कर देंगे, और एक प्रकार से मतलब 4 पेपर करवा सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय वगैरह। क्योंकि पहले से जब राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, छत्रपति साहू जी महाराज या अन्य विश्वविद्यालयों में जब एक पेपर होते थे, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और लखनऊ में दो पेपर होते थे। ठीक है, तो हो सकता है आपकी बार 4 पेपर करवा ले। तो यहाँ पर आपको बता दूं अधिकतर विश्वविद्यालय में 2 ही पेपर होंगे, जो मैं पेपर आपको समझा रहा हूँ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का इसका मतलब इन दोनों को आपको पढ़ना है, यानी कि 8 इकाई आपको पढ़नी है कुल मिला करके पेपर 1 से। और ये सिलेबस है आपका। सिलेबस क्या है, पहले यूनिट के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि इकाई 1 के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है,
इकाई 1 में हमको पढ़ना है मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि हमको आर्थिक वृद्धि एंड डेवलपमेंट, यानी कि मीनिंग एंड मेजरमेंट। मीनिंग माने अर्थ, एंड माने और मेजरमेंट माने होता है मापना, ठीक है। मेजरमेंट माने क्या होता है, मापन, ठीक है। तो ग्रोथ माने होता है वृद्धि और डेवलपमेंट माने होता है विकास। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मीनिंग यानी अर्थ को समझना है, और मेजरमेंट मतलब कि मापन को समझना है, यानी कि आर्थिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ और मापन, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। इसके बाद में मेजरिंग डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट गैप, यानी हमको विकास और विकास को मापने में अंतर समझना है। इसके अलावा जीडीपी के बारे में जानना। जीडीपी मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसके अलावा दूसरा है जीएनपी, ग्रास नेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब जीएनपी मतलब होता है ग्रास नेट प्रोडक्ट, ठीक है। ये और आपका तीसरा आपको पढ़ना है तो जीडीपी और जीएनपी के बारे में आपको जानना है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट इसको बोलेंगे जीएनपी को, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो जीडीपी को बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद और जीएनपी को बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम समझेंगे, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी आर्थिक वृद्धि और विकास को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, मतलब कि कारक हैं, ऐसे कारकों के बारे में हमको पढ़ना है जो कि आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पेपर 1 में इकाई 1 के अंतर्गत हमको ये पढ़ना है। फिर इसके बाद में इकाई 2 में हमको क्या पढ़ना है भाई, इकाई 2 में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स के पेपर 1 में बीए 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी एंड इनइक्वलिटी। पावर्टी का मतलब होता है गरीबी और इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। तो कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणा। तो हम लोगों को पावर्टी एंड इनइक्वलिटी की कॉन्सेप्ट को समझना है, मतलब कि गरीबी की अवधारणा और असमानता की अवधारणा को हमको समझना है। इसके अलावा बीसीएस साइकिल ऑफ पावर्टी, मतलब गरीबी का जो दुष्चक्र होता है उस दुष्चक्र को हमको समझना है, गरीबी के दुष्चक्र के बारे में जानना है। इसके अलावा लॉरेंज कर्व जिसको बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं लॉरेंज वक्र। लॉरेंज एक विद्वान है, अर्थशास्त्री है, तो उनके द्वारा जो वक्र है, उनका जो वक्र है, उनके द्वारा फेमस जो सिद्धांत है, तो लॉरेंज वक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा गिनी कोफिशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, गिनी गुणांक अवधारणा के बारे में जानेंगे जो कि मानव विकास से रिलेटेड है, यानी मानव विकास की जो गिनी गुणांक अवधारणा है इसके बारे में जानेंगे। गिनी कॉफिशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी जिसको आप बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक के बारे में हम समझेंगे। इसके अलावा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का मतलब होता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानेंगे। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिसेस, मतलब जो जीवन की गुणवत्ता सूचकांक होता है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा हंगर इंडेक्स के बारे में जानेंगे, जो भूख सूचकांक होता है, हंगर माने भूख, इंडेक्स माने सूचकांक, तो भूख सूचकांक के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब हैप्पीनेस माने होता है प्रसन्नता, इंडेक्स माने सूचकांक, तो प्रसन्नता का जो सूचकांक है उसके बारे में समझेंगे, प्रसन्नता सूचकांक होता है, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट माने होता है विकास और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, तो विकास और स्थिरता के बारे में समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास की अवधारणा को समझेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, ठीक है, तो लगातार विकास। तो कॉन्सेप्ट ऑफ और ऐसे विकास जिससे क्या हो, भावी पीढ़ी के लिए भी एक प्रकार से चीज़ें बची रह सके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की अवधारणा के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसको आप EMDG बोलते हैं, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहस्त्राब्द विकास लक्ष्य, ठीक है। तो सहस्त्राब्द विकास लक्ष्य के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये इकाई 2 में हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर इसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे और इकाई 3 पर फोकस करेंगे। इकाई 3 में हमको क्या पढ़ना है भाई, इकाई 3 में आपको लुईस मॉडल के बारे में जानना है, लुईस मॉडल ऑफ लेबर सरप्लस इकोनॉमी।
लेबर सरप्लस इकोनॉमी का मतलब होता है श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था। तो श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था का जो लुईस मॉडल है, उस लुईस मॉडल के बारे में हम जानेंगे। लुईस मॉडल के अलावा इसके अलावा हम रोसेंटाइन इसके अलावा हम क्या समझेंगे, जो है रोसेंटीन रोडन का जो बिग पुश का सिद्धांत है, तो बिग पुश थ्योरी हम समझेंगे। बिग पुश का जो सिद्धांत है रोसेंटेन रोडेन का, उनके सिद्धांत खास करके बिग पुश की जो थियरी है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा नेल्सन्स लेबल एक्विलिब्रियम ट्रैप। एक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब होता है जो नेल्सन महोदय हैं उनका निम्न संतुलन पास का सिद्धांत है, तो उस निम्न संतुलन पास के सिद्धांत को समझेंगे जो कि नेल्सन महोदय के द्वारा दिया गया। नेल्सन एक अर्थशास्त्री हैं, तो इनके द्वारा दिया गया, तो उसको समझेंगे। इसके अलावा बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड ग्रोथ, मतलब जो एक प्रकार से ग्रोथ होता है, खास करके विकास होता है जिसको आप बोलते हैं वृद्धि होती है, तो संतुलित वृद्धि और असंतुलित वृद्धि के बीच के बारे में समझेंगे। यानी कि बैलेंस्ड वर्सेस, बैलेंस मतलब कि संतुलित, और वर्सेस मतलब बनाम संतुलित बनाम असंतुलित विकास या असंतुलित वृद्धि के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको और आगे क्या पढ़ना है, आगे आपको रोस्टोज स्टेज ऑफ ग्रोथ। रोस्टो जो हैं एक विद्वान है, अर्थशास्त्री हैं, तो रोस्टो के जो विकास के चरण उन्होंने बताए, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के, वृद्धि के जो चरण बताए हैं रोस्टो महोदय ने, उन चरणों के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा आपको इकाई 3 के अंतर्गत क्या पढ़ना है, हैरोल्ड एंड डोमर ग्रोथ मॉडल। हैरोल्ड और डोमर ये भी अर्थशास्त्री हैं दोनों, हैरोल्ड और डोमर दोनों लोग, तो इन दोनों के द्वारा जो विकास का मॉडल दिया गया उस विकास मॉडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इकाई 3 में हम लोगों को ये पढ़ना है। इकाई 4 में जब हम पहुंचेंगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स BA 5th सेमेस्टर के पेपर 1 में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक वृद्धि और विकास। तो इस वाले पेपर में आपको पढ़ना है। इकाई 4 में क्या पढ़ना है आपको, थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है जनसांख्यिकीय जो संक्रमण का सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसको बोलेंगे जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, उसको समझेंगे। इसके बाद में आपको पढ़ना है पॉपुलेशन एज लिमिट्स टू ग्रोथ, मतलब जनसंख्या विकास की जो एक प्रकार से ग्रोथ, इसके बारे में जानना है। और खासकर पॉपुलेशन एज लिमिट टू ग्रोथ, मतलब एक सीमित विकास जनसंख्या का, उस सीमित विकास के बारे में जानेंगे। इसके अलावा द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ विथ रेफरेंस टू इंडिया, इसका मतलब होता है समावेशी विकास की अवधारणा, और भारत के विशेष संदर्भ में हम लोग समावेशी विकास के बारे में चर्चा करेंगे। समावेशी विकास के कॉन्सेप्ट को, समावेशी विकास की अवधारणा को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। विकास खास करके जो समावेशी विकास होगा उसकी अवधारणा को हम भारतीय संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे, भारत के विशेष संदर्भ में। यहाँ पर लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू इंडिया। इसके अलावा आगे आपको पढ़ना है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर मतलब होता है बाजार की विफलता, तो बाजार विफलता या बाजार का फेल हो जाना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाजार विफलता, गवर्नमेंट फेलियर, गवर्नमेंट विफलता यानी सरकार विफलता, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम लोग सरकार की विफलता, मार्केट की विफलता यानी बाजार की विफलता के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। फूड सिक्योरिटी किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, खाद्य को लेकर के, यानी कि खाद्य सुरक्षा जिसको आप बोलते हैं, तो खाद्य सुरक्षा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं, फिर इसके बाद में एजुकेशन यानी शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा की भूमिका समझेंगे। इसके अलावा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जेंडर एंड डेवलपमेंट मतलब लिंग और विकास, ठीक है। तो जो एक प्रकार से मनुष्य का जो विकास होता है वो उनके कई पहलू होते हैं, चाहे शिक्षा के विकास की बात की जाए, खाद्य सुरक्षा में विकास की बात की जाए, हेल्थ और न्यूट्रिशन के विकास की बात की जाए, ठीक है। तो इन सभी के विकास के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपको जो है 5th सेमेस्टर में जब आप 5वीं इकाई में पहुंचते हैं खास करके, तो आपको क्या पढ़ना होता है, आपको पढ़ना होता है 5th सेमेस्टर इकोनॉमी में 5वीं इकाई जो है खास करके अर्थशास्त्र के सिलेबस को डिस्कस करेंगे आप। तो उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है अविकसितता। अविकसितता
इसका मतलब होता है अंडर, मतलब कि अंडर डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो विकास और अविकसितता जो होती है इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसका एन ओवरव्यू मतलब इसका एक हमको अवलोकन कर लेना है, ठीक है, एक इसका ओवरव्यू समझ लेना है। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट, मतलब जो अविकसितता है इसके लक्षण को, यानी कि इसके जो लक्षण हैं जिसको बोलते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं को, और एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या को समझना है। अविकसितता की क्या व्याख्या है और क्या लक्षण है इसको जानेंगे। इसके बाद में हम बीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, बीसीएस सर्कल का मतलब होता है दुष्चक्र, तो गरीबी के दुष्चक्र के बारे में हम समझेंगे। इसके अलावा सर्कुलर कॉसेशन, इस सर्कुलर कॉसेशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलर कॉसेशन का सीधा सा मतलब होता है आपका जो परिपत्र कार्य कारण है उसके बारे में जानेंगे, तो परिपत्र कार्य कारण के बारे में समझेंगे। इसके अलावा डुअलिज्म सोशल के बारे में, मतलब डुअलिज्म मतलब होता है द्वैतवाद, तो डुअलिज्म के बारे में समझेंगे। डुअलिज्म में खास करके सोशल डुअलिज्म मतलब सामाजिक द्वैतवाद, ठीक है, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजिकल द्वैतवाद, फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय द्वैतवाद, और ऑर्गेनाइजेंटल मतलब होता है आपका संगठनात्मक द्वैतवाद। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मॉडल ऑफ ड्यूअल इकोनॉमी, डुअल इकोनॉमी का मतलब होता है दोहरी अर्थव्यवस्था, तो दोहरी अर्थव्यवस्था के मॉडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोहरी अर्थव्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत किया खास करके लुईस महोदय ने, लुईस महोदय के द्वारा प्रस्तुत जो दोहरी अर्थव्यवस्था का मॉडल है उसको समझेंगे। इसके अलावा रॉनिस फी महोदय ने दिया उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा और भी विद्वान हैं जैसे कि जो गेरसन महोदय ने दिया उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में डिपेंडेंसी थेरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, मतलब कि अविकसितता का सिद्धांत है उसमें खास करके एक निर्भरता का सिद्धांत है। अविकसितता का निर्भरता सिद्धांत जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ सिद्धांत, कुछ थेरियाँ हैं जो कि हमको पढ़नी है डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट के से रिलेटेड, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इकाई नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है? इकाई 6 में आप जैसे ही प्रवेश करोगे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके समझ में सिलेबस आ रहा है तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। इकोनॉमिक्स खास करके हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको सिलेबस मिल रहा है। अंग्रेजी में दिया हुआ लेकिन मैं हिंदी में आपको समझाने का प्रयास करूँ आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, वीडियो को 2 बार आप देख लीजिएगा और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हो। इकाई में 6ठी इकाई में आप देखिएगा क्या पढ़ना है? मॉडल्स ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, यानी कि तकनीकी प्रगति के मॉडल के बारे में आपको समझना है। तकनीकी प्रगति का मॉडल में खास करके कई सारे मॉडल हैं जैसे कि एम्बोडाइड मॉडल जिसको आप सन्निहित मॉडल कहते हैं, सन्निहित तकनीकी। इसके अलावा डिसएम्बेडाइड, ठीक है, यानी एम्बोडाइड या डिसएम्बोडाइड जो टेक्निकल प्रोग्रेस है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जो तकनीकी प्रगति है खास करके चाहे एम्बॉयड तकनीकी की बात की जाए, सन्निहित और असंबद्ध तकनीकियों की विकास की बात की जाए, इसके बारे में हम, और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे नेचुरल टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में, यानी तटस्थ तकनीकी प्रगति में के बारे में चर्चा करेंगे। तटस्थ तकनीकी प्रगति में खास करके हिक्स महोदय के द्वारा सिद्धांत दिया गया, हेरोल्ड ने अपने विचार रखे हैं, स्लो महोदय के विचार हैं, कोल्डर के विचार हैं, ठीक है, या कल्डोर जिसको आप कहते हैं। तो इन सभी के विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में आप देखिएगा मिरलेस टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन, यानी कि जो मिरलीज तकनीकी प्रगति का जो फंक्शन है ये भी एक प्रकार से विकास का ही एक मॉडल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा एरोज लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब एरो का जो सीखने का सिद्धांत है या करके सीखना का जो सिद्धांत है एरो का, एरो एक विद्वान है, अर्थशास्त्री हैं, तो उनका जो करके सीखने का सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। खास करके आर्थिक विकास के दृष्टिकोण को उन्होंने ध्यान में रख करके, यानी अप्रोच टू इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के उन्होंने सीखने के सिद्धांत के बारे में बताया, ठीक है, करके सीखने के सिद्धांत को एक प्रकार से फॉलो किया, तो उनके सिद्धांत के बारे में भी हमको समझना है, ठीक है। इसके बाद में आपको अगला जो इकाई है वो है 7वीं इकाई। 7वीं इकाई में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 7, उसमें आपको पढ़ना है एक्यूमुलेशन इंडोजीनियस ग्रोथ। एक्यूमुलेशन इंडोजीनियस ग्रोथ का मतलब होता है संचयी अंतर्जात विकास। संचयी अंतर्जात विकास किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे।
ग्रोथ मतलब एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल कैपिटल के बारे में जानेंगे, बौद्धिक पूंजी। इंटेलेक्चुअल माने होता है बौद्धिक और कैपिटल माने होता है पूंजी, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल यानी जो बौद्धिक पूंजी होती है उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा रोल ऑफ लर्निंग, अधिगम की भूमिका या सीखने की भूमिका हम समझेंगे, ठीक है। अंतर्जातीय विकास में जो अधिगम की भूमिका होती है, लर्निंग की भूमिका होती है, वो क्या होती है उसके बारे में समझा जाएगा। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, एजुकेशन एंड रिसर्च एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉस कंट्री डिफरेंशियल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब आपको क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पर पढ़ना है आर्थिक विकास में क्रॉस कंट्री विभेदकों की व्याख्या आपको देखनी है यहाँ पर। इसके अलावा मतलब एजुकेशन एंड रिसर्च यहाँ पर आपको पढ़ना, मतलब कि शिक्षा और अनुसंधान तो पढ़ना है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉस कंट्री डिफरेंशियल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब आपको यहाँ पर आर्थिक विकास में जो क्रॉस कंट्री खास करके क्रॉस कंट्री जो सिद्धांत है, क्रॉस कंट्री डिफरेंशिएट का या विभेदकों की जो व्याख्या है सिद्धांत की, उसकी व्याख्या हम समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस कंट्री जो सिद्धांत है ये आर्थिक विकास से रिलेटेड है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगला आपको पढ़ना है इंफॉर्मेशन प्रेडिज्म स्टिग्लिस्ट्स। तो हम सूचना प्रतिमान के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रेडिज्म, ठीक है। और जो कि महोदय ने किसने दिया था, उनका नाम है स्टाग्लिटिस, ठीक है, स्टिग्लिस्ट्स, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, स्टिग्लिट्स। तो इन विद्वान ने के द्वारा दिया गया है इंफॉर्मेशन प्रेडिज्म का सिद्धांत, यानी सूचना प्रतिमान की जो थ्योरी दी गई है वो स्टिग्लिट्स के द्वारा दी गई। तो इनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया आपका इकाई नंबर 7। इकाई 8 में आपको क्या पढ़ना है, इकाई 8 में आपको पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। एड एंड फाइनेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विथ स्पेशल डिफरेंस टू इंडिया। मतलब जो सहायता और जो खास करके विकासशील देशों के विकास में सहायता और जो वित्तीय व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे। खास करके भारत के विशेष संदर्भ में हम लोग इसको चर्चा करेंगे। इसके बाद में हमको FDI और FII के बारे में चर्चा करनी है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं FDI को। FDI का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और FII को बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी संस्थागत निवेश, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इसके बाद में हमको प्रौद्योगिकी का, यानी कि प्रौद्योगिकी का विकास पढ़ना है। खास करके यहाँ पर देखते हैं आप रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी उसकी भूमिका देखनी है। प्रौद्योगिकी की भूमिका खास करके स्थानांतरण और बहुराष्ट्रीय नियमों के विकास को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है उसके बारे में जानेंगे। किसको, स्थानांतरण और बहुराष्ट्रीय नियमों के विकास में या उस विकास को बढ़ावा देने में जो टेक्नोलॉजी की भूमिका है, प्रौद्योगिकी की भूमिका है, तो उस प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, विकासशील देशों के विकास के बारे में, यानी डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है। भारत के विशेष संदर्भ में विकासशील देशों के विकास के बारे में हमको जानना है कि विकासशील देशों का डेवलपमेंट यानी विकास कैसे होता है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और भारत के विशेष संदर्भ में हम लोग इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर लगभग समाप्त होगा। मतलब कि लगभग 8 इकाइयों में इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। सिलेबस थोड़ा जटिल ज़रूर है, कठिन ज़रूर है, लंबा है, तो आपको मैं इसको समझाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। मॉडल पेपर से लेकर के और लेक्चर वाइज क्लासेस भी आपकी होंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने, ठीक है। बाकी पेपर 2 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, पेपर 2 में आपको पढ़ना है, यहाँ पर देखिएगा, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ये आपको ऑप्शनल में, मतलब ये भी आप पढ़ सकते हैं, आपको आप इच्छा हो तो आप ये पढ़ें। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप जो है ये ना पढ़ करके आप दूसरा भी पढ़ सकते हैं, और उसमें आप पढ़ सकते हो भई, क्या पढ़ सकते हो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो इन दोनों में से केवल एक ही पढ़ना आपको। हालांकि सिलेबस में आपको दोनों का बता दूंगा, जो भी आप कोई
इच्छा होगी या फिर जो भी आप पढ़ना चाहेंगे वो आप पढ़िएगा। जो भी आपने चूज किया होगा वही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।